नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, लेसन नंबर 4 का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके अंदर की एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों की देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में लुईस संरचना बनाइए और ज्ञात कीजिए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको संरचना बनाना बहुत ज़रूरी है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ले लिए हैं जिसकी संरचना आज हम बनाएंगे, लेकिन आपको सिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे ये संरचनाएं बनती हैं और क्यों बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इन सभी का जो मूल चीज़ है ना, मूल चीज़, बेसिक चीज़, वो क्या है कि कोई भी परमाणु तब तक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता रहता है जब तक उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न पूरा हो जाए। ठीक है, मतलब या तो हाइड्रोजन को छोड़कर देखिए, हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, अपने बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये दूसरे तत्व से या दूसरे परमाणु से केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, और किसी को अगर देता भी है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा अपने बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और जब भी किसी के साथ अब क्रिया करेगा या किसी भी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हाल ही ना करब रब से फरियाद, जितने भी तत्व आवर्त सारणी के इस हाइड्रोजन के साथ हैं, हाइड्रोजन के ग्रुप में हैं, वो सभी हमेशा 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये सभी हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और अगर बोरान परिवार की बात करें कि बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलिए, ये सभी हमेशा 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जिस भी तत्व का बाहरी कोश जितना इलेक्ट्रॉन रखेगा वह तत्व उतने ही इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को देगा और दूसरे तत्व से उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और सहसंयोजक बंध बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा किसी के भी साथ। ठीक है, हम बताएं ना बताएं, लेकिन आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा। अगर हाइड्रोजन तत्वों की बात करें तो आवर्त सारणी में आप जानते हैं कि 17वें वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन समूह के तत्व कहते हैं या हाइड्रोजन श्रेणी के तत्व कहते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। अब दोस्तों, वो हाइड्रोजन परिवार के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो वे सभी कहीं भी रहते हैं तो हमेशा 1 ही बंध बनाते हैं और 1 ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे CH4। देखिए दोस्तों, CH4 की कई संरचना आपके सामने आ चुकी है आज तक के वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसमें की सबसे जो इम्पोर्टेंट संरचना है मेथेन की, जो मेथेन अणु की CH4 की जो एक्चुअल संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है तो मैं आपको बता दूं, टेट्राहाइड्रल होती है। अगर आपसे मेथेन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है उसकी। और उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है दोस्तों, अगली वीडियो जब भी हमारी आएगी तो हम उसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बता दें कि जो CH4 की एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आपसे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में आज तक, और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों CH4 की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। और जो चतुष्फलकीय संरचना होती है मेथेन की, उसमें जितना बंध कोण बनता है उसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट होती है। और उस स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार बताया था ली-वेल-वांट हाफ नाम के साइंटिस्ट ने। कौन बताया था? ली-वेल-वांट हाफ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो CH4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह जो है मार्स गैस के रूप में कोयले की खान में प्रयोग की जाती है, और उसके बाद जो CH4 है वो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसलिए द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या नेचुरल गैस इज CH4। मतलब कि मेथेन गैस जो होती है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। और गोबर गैस की बात करें कि गोबर गैस में ज़्यादातर क्या होता है या मुख्य घटक क्या होता है गोबर गैस का, बायोगैस का, तो मेथेन होती है। ठीक है, और मेथेन कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो दलदली जगहों पे पाई जाती है, और धान के खेतों में भी यह पाई जाती है। ठीक है, और मेथेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कोयले की खान में मार्स गैस सूचक के रूप में। तो चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए कि मेथेन की एक्चुअल संरचना क्या होती है, वास्तविक संरचना चतुष्फल की। जो CH4 होता है उसमें बंध कोण कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी चतुष्फल की संरचना को कौन सबसे पहले बताया था? तो ली-वेल-वांट हाफ नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए देखते हैं CH4 की संरचना। देखिए, CH4 की एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन के अगल बगल, मतलब कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1। ठीक है, तो देखिए कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन इस कार्बन को चारों ओर से घेरेंगे तो कितने बंध बनाएंगे? 1-1 बंध बनाते हैं। 1-1 बंध बनाते हैं
तो इस तरह से संरचना बन जाएगी। इसका मतलब हो गया कि ये कार्बन के बाहर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन को यह कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जिससे उनके बीच में एक एक बंध बन गया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसे होता नहीं है। एक्चुअल संरचना उसकी क्या होती है, तो इस तरह से देखिए होती है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह की संरचना हो गई, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब कि एक जो कार्बन यहाँ पे कॉर्नर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन जो इसके पीछे इस तरह से है, इसके पीछे इस तरह से है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको डॉट संरचना से हम बनाते हैं ऐसे H, और यहाँ पर जो एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल, मतलब यहाँ से बना सकते हैं या फिर यहाँ से बना सकते हैं बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल या फिर कहते हैं चतुष्फल की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए CO2 की संरचना है। CO2 में एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन अगल बगल से घेरेंगे, मतलब C के अगल बगल होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह बना सकते हैं। छोड़िए, हम ये सब नहीं बनाएंगे, आपको सिखा चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आप बना सकते हैं उसको। देखिए 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2-2 बंध बनाए रहेंगे। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, मैं आपसे बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वह सिग्मा होता है, और जहाँ 3 बंध एक साथ आते हैं उस 3 बंध में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई बंध होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई पूछे कि सिग्मा बंध कितने हैं, तो इसमें 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा इसमें होगा, और नीचे वाला 1 पाई इधर। मतलब CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं इसको, इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई होता है, यहाँ पर चारों बंध सिग्मा है, याद रखिएगा। चलिए N2 मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों, और इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक में बचे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए O2 मतलब हो गया डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है, दोनों आमने सामने रहेंगे, एक ऑक्सीजन के अगल बगल कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए 6 मतलब इस ऑक्सीजन के अगल बगल 6 था, 2 इनसे लिया दिया तो 2 बंध बन गया, इनका अष्टक पूरा हो गया। और ये ऑक्सीजन है, इनके अगल बगल 2 2 4 2 6 था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और दोनों का अष्टक पूरा रहेगा। ये देखिए H2SO4 है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अकेला कौन है, यस है, यस बीच में रहेगा, यस है, यस बीच में रहेगा। और इनके अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। ये ऑक्सीजन परिवार का से टिपो ऑक्सीजन परिवार के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो यहाँ सल्फर के अगल बगल 6 हो जाएंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को देगा और ये एक ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा एक बंध से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअल संरचना सल्फर की H2SO4 की इस तरह बनती है। और देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन लेगा, इस तरह से बन जाएगा H2SO4 की संरचना। आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो हम अगले वीडियो में हमसे कमेंट करके पूछेगा, अगले वीडियो हम इसी पर बना देंगे, ठीक है। H3PO4, देखिए H3PO4 में अकेला कौन है, P बीच में रहेगा, ठीक है, याद करिए P बीच में रहेगा। P के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5, याद रखना आपको। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिके, तो उसमें सबके पास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, 5। ये केवल याद कराने के लिए आपको बताया जाता है, ना कि आप किसी का मजाक बनाएं, किसी पर ये बात लागू की जाए, ठीक है। इसके लिए सॉरी, बेहद सॉरी। अब देखिए NH4Cl में, सॉरी इसका बना रहे थे तो P बीच में रहेगा। अब देखिए 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इनमें से एक ऑक्सीजन को इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया। अब इसके पास बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को दीजिए, एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। ये देखिए एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा फास्फोरस, और ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, हाइड्रोजन को, और यहाँ से भी इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से संरचना बन जाएगी। ये किसकी संरचना हो गई भाई, H3PO4 की, जिसको कहते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। और यही एक ऐसा एसिड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, मतलब कि माँ बाप के लक्षणों को उनकी संतानों तक पहुंचाने में ये भी भूमिका अदा करता है, ठीक है। H3PO4। NH4Cl कैसे बनता है, देखिए इस तरह से बनेगा, N, फिर इसके अगल बगल 5 बंध बनेगा, जिसमें से 4 हाइड्रोजन रहेंगे, चारों एक एक बंध बनाएंगे, और ये Cl रहता है, ठीक है। और इसकी अगर संरचना देखेंगे तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है, इस तरह। इसकी एक्चुअल संरचना का नाम होता है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको संकरण भी बताऊंगा, और संकरण के आधार पर ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितने भी कंपाउंड यहाँ पे दिख रहे हैं ना,
उन सभी का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह तो ये तो लुईस संरचना के आधार पर है, लुईस बिंदु सूत्र के आधार पर ये संरचना है, लेकिन इसकी एक्चुअल संरचना कुछ और होती है। वो कब डिसाइड होती है? वो वशेपर थ्योरी के आधार पर डिसाइड होती है, या फिर हम उसको कहते हैं संकरण के आधार पर बनी हुई संरचना। ठीक है, देखिए अभी कौन बच गया? S8। S8 की संरचना बहुत अच्छी होती है। देखिए ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे हर जगह सल्फर लगा दीजिए, सल्फर सल्फर, ठीक है, हर जगह सल्फर, और ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये S8 की हो गई। P4 है, P4 की भी और ज़बरदस्त होती है। देखिए P4 की संरचना कैसी होती है? 1 2 3 4, देखिए हर फास्फोरस 3 बंध बनाएगा। ये फास्फोरस 3 बंध बनाए, एक इधर एक इधर एक इधर, ये भी 3 बंध बनाएगा, मतलब एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। ये फास्फोरस भी 3 बनाएगा, 1 2 और 3, ये फास्फोरस भी 3 बनाएगा, 1 2 3 हो गया। ये P4 की स्ट्रक्चर है। P4 क्यों लिखा गया है? देखिए जब भी आपसे कहा जाएगा फास्फोरस बनाइए या फास्फोरस का प्रतीक लिखिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे? P4 लिखेंगे, क्योंकि जब P4 रहता है ना, फास्फोरस P4 के रूप में ही अस्थायी अवस्था में रहता है। मतलब जब फास्फोरस P4 के रूप में रहेगा, चारों फास्फोरस आपस में जुड़े रहेंगे, तब ये अस्थायी अवस्था में रहेगा और प्रकृति में पाया जाएगा, नहीं तो नहीं पाया जाएगा। और यही फास्फोरस ऐसा है जो दिया सलाई, मतलब कि माचिस की तीलियों में लपेटा गया रहता है, और ये अपर रूपों में पाया जाता है, जैसे सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, भूरा फास्फोरस, इस तरह से। और ये सल्फर है, इसको गंधक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, S8 की अस्थायी अवस्था में यह रहता है, जिसकी संरचना यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि S8 की अक्षीकरण संख्या कितनी होगी, तो 0, क्योंकि इस S8 के ऊपर कोई भी प्लस माइनस धनावेश ऋणावेश नहीं दिख रहा है। इस फास्फोरस की अक्षीकरण संख्या कितनी होगी, तो 0, क्योंकि इसके पास भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर S8 में सिग्मा बंध पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सिग्मा बंध पूछे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, P4 में। अब देखिए उसी तरह इसकी संरचना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, H3 है, एक कार्बन दोनों बीच में रहेंगे, मतलब एक कार्बन 1 2 3, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, CH3 बन गया, COOH, तो देखिए COOH हो गया। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ एक बंद, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए बन गया, ये हो गई संरचना किसकी होगी भाई? CH3COOH की। आप इसको कहते थे क्लास 10th में, क्या कहते थे? 2 कार्बन है तो एथेन ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि जहाँ पर COOH ग्रुप ऐड हो जाता है, वहाँ पर हम लास्ट में नाम लिखते वक्त ओइक एसिड जोड़ देते हैं। इनका देखिए क्या हो जाएगा, इनका 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H3 2 5, C2H5 हो गया, OH। यहाँ पर देखिए लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी लोन पेयर रहेगा। याद रखिएगा लेविस एसिड लेविस बेस के स्ट्रक्चर में इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये संरचना आपकी क्या हो गई? ये इतनी हो गई। ठीक है, चलिए इनका देखिए C2H5Cl 1 2, फिर देखिए Cl हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये Cl हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको कार्बनिक रसायन जब पढ़ाऊंगा तब इन्हीं चीज़ों से वहाँ पे बात स्टार्ट होगी। कार्बनिक रसायन चूँकि कार्बन से बनी होती है, तो इसलिए उसमें कभी कभी ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन भी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर नाम क्या हो जाता है? कार्बनिक रसायन। ठीक है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो देखिए 2 कार्बन सबसे पहले क्या करेगी, 2 कार्बन अपने में 2 बंध बना लेगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, सिग्मा बंध की बात अगर इसमें पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 सिग्मा, मतलब 5 सिग्मा 1 पाई। ये देखिए C2H2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कार्बन पहले बीच में बन जाएंगे, C2 हैं, तो देखिए इनके बीच में 3 बंध बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो आप बताइएगा, मैं अगली बार आपको बताऊंगा इन सभी में यह बंध कैसे बने हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब। NH3 देखिए, NH3 की भी संरचना आपसे पूछी जाती है कैसा होती है, तो ये भी चतुष्फलकी या टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बंध कोण होता है 107 अंश होता है। जब मैं बॉन्ड एंगल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा यह कोण यहाँ पे क्यों घट जाता है, बॉन्ड एंगल में जो एंगल बनता है वो यहाँ पे क्यों कम होता है, यहाँ पे क्यों ज़्यादा होता है। देखिए 3 एंगल आपसे पूछा जाता है, एक CH4 में, दूसरा NH3 अमोनिया में, तीसरा H2O में। H2O में 105 अंश का बनेगा, इसमें 107 अंश का, और इसमें 109 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। NH3 मतलब देखिए एक N हो गया, इसका लोन पेयर इधर हो जाएगा, जिसको सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे डॉटेड
ये हो जाएगा। ये हो गई आपकी अमोनिया की संरचना, ठीक है, चतुष्फल की। अब देखिए जो अमोनिया हो गया ना, अमोनिया के बाद आपका खत्म हो गया, मतलब कि इतनी सारे यौगिकों का हम लोग देखे हैं, स्ट्रक्चर देखे हैं, लुईस संरचना तो नहीं देख पाए, लेकिन ये जो संरचना जैसे यहाँ पे एक बंद बना, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। अगर यहाँ पे दो बंद बने हैं तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो इस तरह जहाँ भी जितने भी आपको बंद दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बाद बने हुए हैं। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे बनाना संभव हो पाया है। अगर हम इन सभी की संरचना बनाने जाते तो इस बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती, इसलिए जगह कम ना पड़े इसके लिए हम आपको सारी चीज़ें दिखाएं। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, कक्षा 11 के हर लेसन की वीडियो है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप उन वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, अगर नहीं देखे तो फिर से देखिए, ठीक है दोस्तों। और कॉपी पे लिख करके इनको नोट भी बनाते रहिए, ठीक है, सुरक्षित कर लीजिए अपने नोट को। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।